नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी फुल एक्शन में। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया और डॉक्टर्स कर्मचारियों के साथ बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें लोगों को सही वक्त पर मदद पहुंचाने समेत कई जरूरी निर्देश दिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि पिछले साल जब कोरोना फैला था तो हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन आज हम 2.5 लाख से 3.25 लाख टेस्ट रोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने मरीजों के इलाज के लिए 80,000 बेड बढ़ाए। सीएम योगी ने रिकवरी रेट बढ़ने और पॉजिटिविटी रेट घटने पर भी खुशी जताई। एक सामूहिक प्रयास जो हुआ, भारत सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक तंत्र, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, जनता जनार्दन, सबके सहयोग से सेकेंड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और उसमें खासतौर पर जो पीक था वो पीक अब नियंत्रण में है। इससे पहले सीएम योगी ने मुरादनगर इलाके के गांव भोवापुर में निरीक्षण करने पहुंचे। यहां सीएम योगी ने ग्रामीणों से बातचीत भी की। मेरठ में सीएम योगी ने यूपी के पहले पुलिस कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। लेवल 2 ग्रेड का यह अस्पताल है जिसमें कुल 30 बेड हैं। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए मेरठ पुलिस ने ये पहल की है। मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है। सीएम योगी ने यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना इंतजामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार दौरा कर रहे हैं और अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने 2 मई से ही इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी जिसमें निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही हैं, उनकी सूची ICCC के साथ दे करके फिर ICCC से रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के एंटीजन टेस्ट करती है। सीएम योगी ने मेरठ में कोरोना के 3rd वेव को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की और अफसरों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी कई जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने गांवों में कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बागपत के बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कोरोना से निपटने को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। फ्रंट से जो लीड कर रहे हैं और उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में, देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना को नियंत्रण करने के लिए काम किया है। और उनको भी जो लिस्ट है, गाँव में कहीं फॉगिंग होना है, गाँव में कहीं सैनिटाइजेशन होना है, गाँव में जो है मेडिकल किट जाने हैं, ताकि अपने जनप्रतिनिधि को भी उसकी लिस्ट दी जाए ताकि जनप्रतिनिधि भी अपने लेवल से, अपने स्तर से उसको वेरीफाई कर सकें। सीएम ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों को गाँव में ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को भी हिदायत दी, जनप्रतिनिधियों को भी हिदायत दी कि वो भी गांव-गांव जाएं, ग्राउंड जीरो पर रहें और कोरोना से निपटने में अपना अहम योगदान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ कल मुजफ्फरनगर के दौरे पर जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पुलिस लाइन जाएंगे, फिर वहां से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर निरीक्षण करने जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी कोरोना कंट्रोल को लेकर जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अपने मुजफ्फरनगर दौरे में सीएम किसी गाँव का भी दौरा कर सकते हैं। इसके बाद वो सहारनपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का जनपद मुजफ्फर में प्रोग्राम आया है, उसमें सर्वप्रथम वो कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जिला पंचायत सभागार में माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद उनका एक कोई भी जो गांव है उनका उनमें भ्रमण है और भ्रमण में वो जो भी सफाई, सैनिटाइजेशन, होम आइसोलेशन के मरीज। सहारनपुर में सीएम योगी सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे निरीक्षण। इसके बाद वो सर्किट हाउस में कोविड को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम करीब 1:15 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शाम करीब 4:30 बजे सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। नगर से भ्रमण करने के बाद यहाँ सहारनपुर आएंगे। यहाँ आने के बाद इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ
कोविड को लेकर के बैठक करेंगे। इस बीच में जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात की है। फिर उसके बाद संभवतः शायद अगर उनका प्रोग्राम अलाउ करता है, समय अलाउ करता है, तो वो मेडिकल कॉलेज जाएं या कुछ ग्रामों में भ्रमण करना चाहेंगे तो वहाँ भ्रमण करेंगे। योगी सरकार ने यूपी के कोरोना मरीजों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। दरअसल कोविड मरीजों के नेगेटिव होने के बाद भी कुछ मरीजों को परेशानी होती है और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। इस दिक्कत को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन मरीजों को कोविड के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश भी दिए हैं ताकि मरीजों को फ्री में इलाज मिल सके। इसी बीच योगी सरकार के एक्शन के आगे अब कोरोना हारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 10,682 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 311 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में करीब 25,000 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में बढ़ते ब्लैक फंगस संक्रमण को देखते हुए कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इसके लिए हैलेट अस्पताल में स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है और डॉक्टर्स की टीम तैयार कर दी गई है। इस टीम में कई विभागों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे। साथ ही इमरजेंसी के लिए ओटी भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अलग से लैब बनाई गई है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पर अलग से स्पेशल लैब बनाई है। वहाँ पर डॉक्टर जो माइक्रोस्कोपिक जांच कर रहे थे वहाँ से चालू हो गया है और एक स्पेशल वार्ड बनाया है कि ऐसे मरीजों को वहाँ रखेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टरों की टीम बनाई है जिसमें ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जन, न्यूरो सर्जन और एक प्लास्टिक सर्जन। इसके अलावा हमारे एनेस्थेटिक्स, तो ऐसे लोगों की टीम बना के हम वहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी की तो एक इमरजेंसी सर्जरी हमारी न्यूरो की है उसको डेडिकेट किया है। बता दें कि कोरोना के चलते बड़ी तादाद में प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों के केस मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ऐसे मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम करना जरूरी हो गया है। रुद्रप्रयाग में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देहरादून पहुंच चुकी है, जिसको प्रदेश के दोनों मंडलों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और बाकी जरूरत वाली जगहों पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों को मदद भेज रही है। 100 मीट्रिक टन हमारा कल देहरादून ऑक्सीजन पहुंचा है, जिसको हमने दोनों मंडलों में भेजा है और उनके द्वारा फिर डिस्ट्रिक्टों में भी आया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हमने सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं और जगह भी हम लगा रहे हैं जहाँ ज़रूरत जैसे पड़ रही है उन ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। पीपी किट से लेकर वेंटिलेटर से लेकर के तमाम सारी चीज़ें भारत सरकार समय समय पर हमें उपलब्ध करा रही है। कोरोना को देखते रुड़की के सिविल अस्पताल में DRDO के सहयोग से एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 500 MPL होगी। अभी रुड़की में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। सिविल अस्पताल में 40 बेड का कोविड सेंटर भी बनाया गया है। प्लांट लगने के बाद कोविड बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। CMS के मुताबिक उत्तराखंड में DRDO के सहयोग से कुल 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले ही 550 हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात सरकार ने की है वो DRDO के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और पहले फेज में 75 हॉस्पिटल पूरे भारत के अंदर चुने गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 4 हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ है, जिसमें कि 500 LPM लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट DRDO के माध्यम से ये लगाया जाएगा यहाँ पर। कहते हैं कि जिसकी अस्थियां धर्मनगरी हरिद्वार में विसर्जित होती हैं उसको सीधे स्वर्ग नसीब होता है, लेकिन इस कोरोना काल में हरिद्वार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। लगातार हो रही मौतों के कारण अंतिम संस्कार के लोगों को जगह तो नहीं मिल रही। ऐसे में प्रशासन ने अस्थायी शमशान घाट बनाने की कवायद शुरू की है। चंडी घाट के पास इसकी जगह चिन्हित की गई है। यहाँ नगर निगम एक हफ्ते में शमशान घाट तैयार कर लेगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की जा सकेगी। एक्सक्लूसिवली जो है एक क्षेत्र जो है आइडेंटिफाई हो रखा है चंडी घाट में, तो वहाँ पे जो है कोविड के लिए जो भी अगर पेशेंट्स जो डेड बॉडीज आते हैं क्रिमेट करने के लिए, उसमें नगर निगम नोडल के रूप में काम कर रहा है। तो वहाँ पे निःशुल्क जो है लकड़ियों का जो व्यवस्था जो है किया जाता है। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश ने आज ग्रामीण इलाके का दौरा किया और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का जायजा लिया।
डीएम जमीनी हकीकत जानने के लिए सरोजनी नगर के चंद्रावल गांव पहुंचे और निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही चेतक आरआरटी टीमों से बात की और गांव में निशुल्क दवाएं भी बांटी। डीएम ने गांव में टीकाकरण कैंप लगाने के साथ ही आशा और एएनएम को स्क्रीनिंग के आदेश भी दिए। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में एक विशेष अभियान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है, जिसमें निगरानी समितियों की बैठकें, उनके कार्य को और तेजी में किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो आरआरटीज हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो चेतक आरआरटीज मोटरसाइकिल पे बनाई गई हैं, इनकी कार्रवाइयाँ बहुत ही प्रभावी हैं। ये हर घर तक ये पहुँच रही हैं। यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, परिवार के हर व्यक्ति की, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर लक्षणात्मक पाए जा रहे हैं तो उनको हाथों हाथ तभी निःशुल्क जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों से संपर्क बनाए हुए हैं। रविवार को भी पीएम ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कोविड नियंत्रण के लिए हर तरह की मदद के लिए आश्वस्त किया। यूपी में कोविड से हुई मौतों को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और प्रदेश को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी से राज्य के हालात पर चर्चा की और उनसे कोविड नियंत्रण के लिए अपनाई जा रही नीति और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जाना। पीएम से बात करने के बाद सीएम योगी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यूपी में कोविड के हालात, प्रबंधन और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने फोन पर बात की। बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन और जरूरतमंद को बेहतर इलाज का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वैक्सीनेशन वेस्टेज को कैसे रोका जाए, इस पर पीएम ने मार्गदर्शन दिया। कोरोना का प्रकोप भले ही अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पिछले 45 दिनों में इसने देश भर में भयंकर तबाही मचाई है। न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार पर भी इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। व्यापारिक संगठन कैट ने दावा किया कि कोरोना वायरस और इसके फैलाव को रोकने के लिए राज्य में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले 45 दिनों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस हिसाब से देश को सालाना करीब 115 लाख करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस घरेलू व्यापारिक नुकसान का सीधा असर देश भर के 8 करोड़ छोटे व्यवसायियों की वित्तीय हालत पर पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि व्यापारियों के लिए एक वित्तीय पैकेज का ऐलान करें, ताकि जब लॉकडाउन हटाया जाए तो कारोबार को पटरी पर लाया जा सके। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और देखते हैं कुछ और खबरें 1 मिनट में। एक तरफ आपने देखा कि महाराजगंज के लोग कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं औरैया में क्या हुआ ये देखिए। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सदर कोतवाली क्षेत्र के कादिरपुर गांव पहुंची तो उसे ग्रामीणों के विरोध और गुस्से का सामना करना पड़ा। उग्र गांव वालों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर मेडिकल टीम पर हमला कर दिया, उनके साथ बदसलूकी की और गाँव से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह के चलते ग्रामीण इतने हिंसक हो गए। स्वास्थ्य टीम ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। इस पर एसडीएम ने बदसलूकी करने वाले गाँव वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बाराबंकी की रामनगर सीट से विधायक शरद कुमार अवस्थी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों ने विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। साथ ही विधायक की जानकारी देने वालों को 1000 का इनाम भी घोषित किया है। लोगों का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौर में विधायक जी अपने क्षेत्र की जनता की सुध लेने की जगह एकांतवास में चले गए हैं। हमारे विधायक जी शरद अवस्थी जी जो 4 साल पूर्व हम लोगों से केवल वोट मांगने के विषय में आए थे गाँव में, उसके बाद से आज तक गाँव में कभी किसी भी पर्सन से मिले नहीं, ना हालचाल ना गाँव में आना। इस कोरोना काल के संकट में भी वो गांव में एक बार भी नज़र नहीं आया। कुछ पेशेंट संक्रमित थे जिन्हें सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिसिन मतलब उपचार की ज़रूरत थी, लेकिन वो कभी गांव आए नहीं। उसके चलते गांव वालों ने मिलकर विरोध किया। गांव में जाके गली गली में पोस्टर लगाए विधायक जी हमारे लापता हो। देश में कोविड वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कवायद में लगी हुई हैं। ऐसे में मेरठ के 4 वैक्सीनेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की बूंद बूंद सदुपयोग करके मिसाल कायम कर दी है। मेरठ के इन 4 सेंटर्स के मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है और दूसरे सेंटर के मेडिकल स्टाफ को भी इनसे सीख लेने की हिदायत दी जा रही है। इससे पहले केरल राज्य में भी वैक्सीन की बर्बादी को लेकर ठोस कदम उठाए गए थे। हम खड़े हैं इस समय मेरठ के पीएल शर्मा हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बर्बादी को बिल्कुल जीरो कर दिया है। खुद डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कैसे वैक्सीनेशन की बर्बादी रोकी है आपने? बिल्कुल, हमारे पास जो दोनों सेंटर चल रहे हैं तो हम लगातार प्रयास करते हैं, हर 1 घंटे पर विजिट करते रहते हैं कि कितने लोगों को टीका लग गया और कितनी वायल खुली है। और स्पेशली 2 बजे के बाद हम ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बेनिफिशरी कम हो जाते हैं। तो 10-10 की संख्या जब हमारे पास बेनिफिशरी की आ जाती है, जब ही नया वायल खोलते हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी मंदिरों में हवन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में झांसी की रानी पार्क में हिंदू महासभा की ओर से हवन किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मानना है कि हवन और यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है और इससे कोरोना महामारी जैसी बीमारी का भी खात्मा होता है। हवन में अगर काली मिर्च, लौंग, इलायची, गुग्गल और गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। इनका ये भी कहना है कि भारतीय पद्धति से ही कोरोना का विनाश हो सकता है, अंग्रेजी दवाइयों से नहीं। मुजफ्फरनगर के प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक मंदिर में हवन यज्ञ किया जाएगा, क्योंकि हवन यज्ञ करने से वातावरण एक तरह शुद्ध होता है और कोरोना जैसी महामारी का विनाश भी हवन यज्ञ द्वारा ही हो सकता है। हवन और यज्ञ करने से कोरोना वायरस भागेगा या नहीं, इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आस्था के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। हालांकि अच्छी बात यह है कि हिंदू महासभा ने जगह जगह सैनिटाइजेशन कराने का भी फैसला किया है। अमेठी में रहस्यमय तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। शहरों के बाद कोरोना का कहर गांव में बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने से मौतों की वजह साफ नहीं चल पा रही। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के हारीमऊ गांव में पिछले 1 महीने में करीब 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन खानापूर्ति करते चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल तक आती है और दवाइयां देकर चली जाती है। आज तक किसी भी ग्रामीण की जांच नहीं हुई है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर लगातार हो रही मौतों की वजह क्या है। हालांकि गांव वाले इन मौतों के बाद दहशत में हैं। जब से मैं समझता हूं, आज तक इतनी मौतें कभी नहीं हुई। पूरे 1 साल में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इस महीने में हो चुकी हैं। लगभग 18-20 मौतें। सीएमओ के मुताबिक मौतों के बारे में जानकारी मिलने के बाद सैंपलिंग भी कराई गई थी और दवाइयां भी दी गई थी। सीएमओ की माने तो अभी तक गांव में 13 लोगों की मौत ज्यादा उम्र की वजह से हुई है, जबकि 1 व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन गाँव में नहीं लगाई जा सकती है। वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल है। वैक्सीन के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र पर या आपको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा। कोरोना के दूसरे चरण में महाराजगंज में भी स्थिति भयावह है। शहर तो शहर, गांव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गांव में गलियां सूनी हैं तो लोग अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। मौत के मंजर और अस्पतालों की आपाधापी के बीच लोगों की जिंदगी बामुश्किल कट रही है। ऐसे में इस भयावह बीमारी से निजात पाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी लोग अब टीकाकरण की बाट जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि टीका लगने से ही अब बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बीमारी गांव में भी फैल चुकी है और लगातार बढ़ रही है, तो इसमें सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द टीकाकरण करके और रोका जा सके इसको। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जब बाहर से, तो कोरोना बढ़ रहा है गांव में, और गांव में जब बढ़ रहा है तो स्थिति ये आ गई है कि बिना टीकाकरण के गांव की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बता दें कि महाराजगंज जनपद में कुल 928 गांव में करीब 26,85,000 लोग रहते हैं। इनमें से कुल 12,000 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डर के मारे जांच ही नहीं कराई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लोगों की माने तो मरने वालों की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। वो 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना से रिकवर होने के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजीव सातव राहुल गांधी के काफी करीब थे। वो विधायक से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तक रह चुके थे। राजीव सातव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सांसद राजीव सातव जी के निधन से दुखी हूँ। वो आने वाले कल के नेता थे। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि मुझे अपने दोस्त को खोने का दुख है। वो विशाल क्षमता वाले नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को मूर्त रूप दिया था। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजीव सातव के रूप में हमने अपना एक प्रतिभाशाली साथी खो दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, बस उनकी पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। इससे पहले बाबा पंचमुखी उत्सव डोली भी केदारनाथ पहुंची। कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते सीमित लोग ही कपाट खोलने के लिए उपस्थित रहेंगे और आम दर्शनार्थी को आने की अनुमति नहीं है। उधर चमोली में भी भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर के आदिगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी कलश समेत
कई सामानों के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया है। ये कलश बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंच चुका है और यहां से सोमवार को पूजा अर्चना के साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगा, जहां 18 मई को सुबह 4:15 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। वहीं पंच केदार में शामिल चौथे केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 17 मई को खोले जाएंगे। भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपेश्वर से रुद्रनाथ धाम पहुंच गई है और कल सोमवार सुबह विधि विधान के साथ भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि पूरे देश में यहीं पर भगवान शंकर के एकांक रूप के दर्शन होते हैं। खबर 1 मिनट में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।